गुड मॉर्निंग बच्चों। आज फाइटर बैच में हम इस चैप्टर शरीर द्रव तथा परिसंचरण का आज आखिरी लेक्चर है। फिर इसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं छोटे छोटे से 2-3 टॉपिक हमको देखना है। अभी हमारा जो टॉपिक है हिपेटिक पोर्टल तंत्र। हिपेटिक पोर्टल तंत्र। हिपेटिक पोर्टल सिस्टम। हिपेटिक पोर्टल तंत्र, ये जो टॉपिक है हमारा, ये जुड़ा हुआ है पाचन तंत्र से। थोड़ा सा हम पाचन तंत्र को देखें एक बार। ये हमारा आमाशय, ये आमाशय है हमारा, ये हमारी छोटी आंत। यहां ऊपर लगा हुआ है यकृत। यह यकृत। और यहां लगा हुआ है अग्नाशय, पेंक्रियास, पत्ती जैसा। और ये जो रक्त को ले जा रही है हमारी, ये है रक्त वाहिनी। वो क्या रहा है यहां समझना है हमको। आहार नाल में जो भी भोजन आता है, उस भोजन का क्या हो जाता है पाचन। और पाचन होके मान लो यहां से निकला ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा, ये सब जो है इस भोजन के पाचन के दौरान निकलते हैं। और इस पाचित भोजन का छोटी आंत में क्या हो जाता है अवशोषण। कौन करता है अवशोषण? अवशोषण करेगा रक्त। कौन अवशोषण करेगा? रक्त। ये रक्त शुद्ध होगा कि अशुद्ध? ये होगा अशुद्ध, क्योंकि हमारी सिराएं रक्त को क्या करती है? इकट्ठा। और ये जो सिरा है, ये सिरा इस रक्त को डालने वाली थी महाशिरा में। और महाशिरा इसे कहां ले जाती? महाशिरा इसे ले जाती हृदय में, जो भी पढ़ के आए। और हृदय से अशुद्ध रक्त जाता फेफड़ों में, शुद्ध होके फिर हृदय में आता। और हृदय से ये रक्त फिर आने वाला था कहां? यकृत में। कहां जाने वाला था? यकृत में। तो जो भोजन यहां आया था पाचन होके, वो भोजन चाहिए किसको? यकृत को। और वो भोजन इतने लंबे रास्ते से घूम फिर के कहां आता? यकृत के पास। क्या लगता? समय। तो देखो प्रकृति ने क्या खेल खेला। प्रकृति ने एक शॉर्टकट निकाला। उन्होंने ये जो अशुद्ध रक्त लेकर ये सिरा जारी है, जिसे हिपेटिक सिरा कहा है। क्या नाम दिया इसे? हिपेटिक पोर्टल सिरा, विशेष नाम दिया इसको। ये हिपेटिक पोर्टल सिरा जाकर सीधी किस में खुल जाती है? यकृत में। किसकी जगह कहां खुलने वाली थी ये? महाशिरा, मतलब क्रमबद्ध परिसंचरण में ये खुलने वाली थी। क्रमबद्ध परिसंचरण में खुलने की जगह ये कहां चली गई? यकृत में। शॉर्टकट मार दिया। और यकृत ने ये सारे भोजन, लेकिन फिर एक यकृत से सिरा निकली, और वो सिरा कहां चली गई? क्रमबद्ध परिसंचरण में। और इसे कहा जाता है हिपेटिक पोर्टल तंत्र। क्या नाम दिया है? हिपेटिक पोर्टल तंत्र। मतलब हिपेटिक पोर्टल सिरा जो कहां खुलने वाली थी? क्रमबद्ध परिसंचरण तंत्र में। वहां खुलने की जगह वो किस में खुल गई है? यकृत में। शॉर्टकट मार दिया। इसे क्या नाम दिया है? हिपेटिक पोर्टल तंत्र कहा है। ऐसे ही हमने एक और टॉपिक लिया था, कोरोनरी
सिस्टम, कोरोनरी रक्त तंत्र, कोरोनरी ब्लड सिस्टम। कोरोनरी रक्त तंत्र या कोरोनरी ब्लड सिस्टम, ये से नाम दिया है। इस कोरोनरी रक्त तंत्र या कोरोनरी ब्लड सिस्टम में क्या हो रहा है, तो एक हमारा है हृदय, यह है हृदय, और इस हृदय को चाहिए लगातार शुद्ध रक्त। ये दिन रात क्या कर रहा है, पंपिंग कर रहा है, और इसको लगातार ऑक्सीजन और ग्लूकोज या भोजन की क्या रहेगी, आवश्यकता, और वो शुद्ध रक्त लेकर आएगी यहां पर कोरोनरी धमनी, जो शुद्ध रक्त लेकर कहां आएगी, हृदय के पास, और हृदय से अशुद्ध रक्त लेकर जाएगी, दूर लेकर जाएगी कोरोनरी सिरा। हृदय को स्पेशल अंग है, इसलिए उसको दिया जाता है विशेष ध्यान, विशेष एक कोरोनरी धमनी द्वारा शुद्ध रक्त ये दिया जाएगा, और अशुद्ध रक्त को कोरोनरी सिरा हृदय से कहां ले जाती है, दूर ले जाती है। दूर मतलब हृदय से कहां ले जाएगी, वही फेफड़े की तरफ ले जाएगी। तो इसको क्या नाम दिया है, कोरोनरी रक्त तंत्र। तो एक था हेपेटिक पोर्टल तंत्र और दूसरा था कोरोनरी रक्त तंत्र। ये दो हमने टॉपिक समझे छोटे छोटे। अब इसके बाद हम अगला देख रहे हैं हद चक्र का नियमन। हद चक्र का नियमन। हम जानते हैं मनुष्य का हृदय है, हम मनुष्य का हृदय कैसा है, मायोजेनिक। मायोजेनिक का सीधा मतलब है कि हमारे अंदर उपस्थित है विशेष प्रकार के नोडल ऊतक। क्या है हमारे पास, विशेष प्रकार के नोडल ऊतक, ऐसे नोड, एवी बंडल, बंडल ऑफ हीस, पुरकिंजे तंतु। और ये क्या करते हैं, स्व उत्तेजनशील, क्या है ये, स्व उत्तेजनशील, ऑटो एक्साइटेबल है ये, इसको किसी बाह्य कारक की आवश्यकता नहीं है। और इसी कारण हमारा जो हृदय है वो कैसा है, मायोजेनिक। कैसा है, मायोजेनिक, बाह्य कारक की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आंतरिक कारक जो है वही नोडल ऊतक को सिग्नल देते हैं। जैसे सीक्वेंस बना लेते हैं हम, ये आंतरिक कारक, वो सिग्नल देते हैं नोडल ऊतक को, नोडल ऊतक जैसे ऐसे नोड, और ये क्या हो जाती है, स्व उत्तेजनशील, और हृदय का क्या करती है, संकुचन। और हमारा हृदय मस्तिष्क से नियंत्रण सीधा नहीं है। क्या होता है, आंतरिक कारक नोडल ऊतक को सिग्नल देते हैं, नोडल ऊतक उत्तेजनशील है, स्वोत्तेजनशील है, और वो संकुचन करता है, हृदय का संकुचन और शिथिलन। और ऐसे हृदय को क्या नाम दिया है, मायोजेनिक हृदय। लेकिन बात करें हम कीट की,
कीट का हृदय न्यूरोजेनिक है। कीट का हृदय कैसा है? न्यूरोजेनिक। न्यूरोजेनिक का सीधा मतलब है कि वो तंत्रिका तंत्र से क्या होता है? नियंत्रित। मतलब वो ब्रेन से सीधा नियंत्रण में होता है। लेकिन हमारा हृदय ब्रेन के मस्तिष्क के सीधा नियंत्रण में नहीं है, इसलिए हमारा हृदय कैसा है? मायोजेनिक। और कीटों का हृदय कैसा है? न्यूरोजेनिक। कीट का हृदय न्यूरोजेनिक और हमारा हृदय कैसा है? मायोजेनिक। अब हम हृदय के नियमन की बात करें तो यहां एक स्थिति है, समझ लेते हैं। ये हमारा सीएनएस मस्तिष्क का भाग है, से सिग्नल जाता है एएनएस, और एएनएस से दो तंत्रिकाएं, अनुकंपी और परानुकंपी। इधर है परानुकंपी, इधर है सिंपैथेटिक। इधर है पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक और इधर क्या है? पैरासिम्पैथेटिक। ये क्या करती है? सिंपैथेटिक अनुकंपी हृदय दाब को बढ़ाती है, हृदय स्पंदन को बढ़ाएगी और हद निकास को भी क्या करेगी? बढ़ाएगी। ये इन सब को कम करेगी। हृदय दाब कम, हृदय स्पंदन कम, हद निकास कम। और यहां एक काम की बात है, एड्रिनल ग्रंथि के हार्मोन, एड्रिनल ग्रंथि के हार्मोन हद निकास को बढ़ाते हैं। चलो समझ लेते हैं अब यहाँ की बात। यह विशेष परिस्थितियां हैं जब हमारा ब्रेन मस्तिष्क इस हृदय को क्या करता है? नियंत्रित। अन्यथा तो हमारा हृदय कैसा है? मायोजेनिक। कैसा हृदय है? मायोजेनिक। स्वनियंत्रित होता है वो, ब्रेन का कोई सीधा नियंत्रण नहीं है। पर कुछ विशेष परिस्थिति, जैसे डर लगे आपको, फियर हो, डर की स्थिति में सीएनएस सिग्नल देता है किसको? एएनएस, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को। और इसके पास दो तरह की तंत्रिका कोशिकाएं हैं। पहली कौन सी है? अनुकंपी, और दूसरी कौन सी है? परानुकंपी। अनुकंपी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है? हृदय के दाब को बढ़ाएगा, हृदय का ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, हृदय स्पंदन दर बढ़ा देगा, हार्ट बीट बढ़ा देगा। डर में क्या होगा? डर में पसीना पसीना हो जाओगे, हार्ट बीट बढ़ने लग जाएगी। और हद निकास भी क्या कर देगा? बढ़ा देगा। हद निकास कार्डियक आउटपुट बढ़ाएगा, ज्यादा ब्लड की सप्लाई होगी शरीर में, जिससे क्या मिलेगी? ऊर्जा, एनर्जी। और उससे उस डर में व्यक्ति क्या करेगा? बहुत तेज भागेगा। तो उस डर की स्थिति में ये सारे परिवर्तन कौन करता है? सीएनएस। सीएनएस किसको सिग्नल देगा? एएनएस को। एएनएस कहाँ जाएगा? अनुकंपी के पास। अनुकंपी जो है वो क्या करेगा? हृदय के दाब को बढ़ाएगा, स्पंदन बढ़ाएगा, हद निकास बढ़ाएगा, ये सारी चीजें बढ़ाएगा।
लेकिन थोड़ी देर, और डर कोई पूरे टाइम थोड़ी बना रहता है। घर पहुंच जाए जब व्यक्ति फिर से नॉर्मल हो जाता है, उस समय परानुकंपी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हृदय दाब को नियमित करता है, नियंत्रित करता है, लेवल पे लाता है, नीचे नहीं लाता है, लेवल पे जो बढ़ गया था। हृदय स्पंदन दर को बहत्तर कर देता है, हद निकास को नियंत्रित कर देता है। इस तरह से सारी चीजें फिर से दोबारा नियंत्रित करता है कौन? परानुकंपी। तो दो है हमारे पास, अनुकंपी और परानुकंपी। ये विशेष परिस्थितियों में ही क्या करते हैं? कार्य। एड्रिनल ग्रंथि के हार्मोन हद निकास को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। एड्रिनल ग्रंथि के हार्मोन हद निकास को क्या करने वाले हैं? बढ़ाने वाले हैं। मतलब एड्रिनल ग्रंथि के हार्मोन, जो कि किडनी के ऊपर टोपी जैसी लगी होती है एड्रिनल ग्रंथि, ये वाली, और इस एड्रिनल ग्रंथि के जो भी हार्मोन्स है, वो हार्मोन्स क्या करते हैं? हद निकास, कार्डियक आउटपुट, हद निकास को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। मतलब ये सिंपैथेटिक परानुकंपी नहीं, अनुकंपी जैसा कार्य करते हैं एड्रिनल ग्रंथि के हार्मोन्स। तो ये हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हुआ। कौन सा? हद चक्र का नियंत्रण, नियमन किसके द्वारा? यहाँ सीएनएस के द्वारा। अब इसको हम एनसीईआरटी से देख लेते हैं। हद क्रिया का नियमन। हद क्रिया का क्या है? नियमन। ये हमारा इसका टॉपिक है, इससे देख रहे हैं। हद की सामान्य क्रियाओं का नियमन अंतरिम होता है। बाहर से कुछ नहीं है, कैसा है? अंतरिम है, आंतरिक है। अर्थात विशेष पेशी ऊतक, अंतरिम, अंतरिम है मतलब विशेष पेशी ऊतक, जिन्हें क्या नाम दिया है? नोडल ऊतक द्वारा स्वनियमित होते हैं। वो अंतरिम किसके कारण है? पेशी ऊतक, जिन्हें हमने क्या नाम दिया है? नोडल ऊतक द्वारा। हृदय को पेशी जनक या मायोजेनिक कहा जाता है। पेशी जनक कहा गया क्योंकि पेशियों द्वारा हृदय का क्या होता है? नियमन। न्यूरोजेनिक नहीं कहा, ब्रेन के द्वारा नियंत्रण नहीं है, पेशी के द्वारा है, इसलिए पेशी जनक या मायोजेनिक कहा जाता है। मेडुला ओब्लांगेटा के विशेष तंत्रिका केंद्र स्वायत्त तंत्रिका के द्वारा, कौन सा क्षेत्र है मस्तिष्क का? मेडुला ओब्लांगेटा। सीएनएस का कौन सा क्षेत्र है? मेडुला ओब्लांगेटा। और मेडुला ओब्लांगेटा के विशेष तंत्रिका केंद्र स्वायत्त तंत्रिका के द्वारा हृदय की क्रियाओं को संयमित कर सकता है। मेडुला ओब्लांगेटा उसको क्या कर सकता है? नियंत्रित। अनुकंपी तंत्रिकाओं से प्राप्त तंत्रिकीय संकेत हृदय स्पंदन को बढ़ा देते हैं, निलय संकुचन को सुदृढ़ बनाते हैं, अतः हद निकास को भी बढ़ा देते हैं। हृदय स्पंदन बढ़ाएंगे, हद निकास बढ़ाते हैं। दूसरी तरफ परानुकंपी तंत्रिका संकेत जो स्वचलित तंत्रिका केंद्र का हिस्सा है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का हिस्सा है, हृदय स्पंदन एवं क्रिया विभव की संवहन गति कम करते हैं, वो बढ़ा रहे थे। अनुकंपी और परानुकंपी क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं। अतः हद निकास को कम करते हैं, हद निकास को क्या कर देते हैं? कम। अधिवृक्क अंतस्था एड्रिनल मेडुला के हार्मोन भी हद निकास को बढ़ा सकते हैं। जो अभी मैंने बताया वही का वही यहाँ पर है। सीएनएस का कौन सा पार्ट है? सीएनएस का पार्ट है मेडुला ओब्लांगेटा। सीएनएस का मस्तिष्क का कौन सा पार्ट है? मेडुला ओब्लांगेटा। कौन है? मेडुला ओब्लांगेटा। और मेडुला ओब्लांगेटा एएनएस को सिग्नल देता है, और एएनएस में दो तंत्रिका कोशिकाएं हैं, अनुकंपी और परानुकंपी। अनुकंपी मैंने अभी बताया, हृदय स्पंदन दर बढ़ाती है, हद निकास बढ़ाएगी। परानुकंपी हृदय स्पंदन दर कम करेगी, हद निकास को भी कम करेगी।
और वही काम कौन कर सकता है? एड्रेनल ग्रंथि के हार्मोन, जो हमने अभी देखा है। तो चलो अब हम देखते हैं हमारा अगला टॉपिक, परिसंचरण की विकृतियां। परिसंचरण की विकृतियां, तो सबसे पहली विकृति जो हम ले रहे हैं वो है उच्च दाब या अति तनाव। हाई ब्लड प्रेशर, और हाइपरटेंशन। उच्च रक्तदाब या अति तनाव, हाइपरटेंशन। तो चलो इस बीमारी को समझते हैं, इसमें क्या होने वाला है। सामान्य मनुष्य का रक्त दाब जो है, रक्त दाब आता है 120/80। सामान्य मनुष्य का जो रक्त दाब है वो कितना आता है? 120/80। जहां 120 जो होता है, ये सब mmHg में है, 120 जो है वो निलय का प्रकुंचन, और 80 जो है वो निलय का क्या है? अनुशिथिलन। जब निलय प्रकुंचित होता है तो रक्त वाहिनियों पर क्या डालता है? एक दाब। क्योंकि रक्त जा रहा है तेजी से, तो रक्त वाहिनियों पर क्या डालेगा? एक दाब। और वो जो दाब आएगा, रक्त दाब जो है वो कितना आता है? 120 mmHg। और अनुशिथिलन भी निलय का जब अनुशिथिलन होता है तब भी रक्त वाहिनियों पर एक दाब आता है, जो दाब कितना घटकर रह जाता है? 80 mmHg। और इसी को हम कहते हैं रक्त दाब 120/80 mmHg। यदि ये दाब परिवर्तित होता है, दाब क्या होता है? परिवर्तित। ये जो रक्त दाब है वो हो जाए 140/90 mmHg। कितना हो रहा है? 140/90 हो जाए, मतलब 120 से बढ़कर 140 हो गया और 80 से बढ़कर कितना हो गया है? 90। और इसी को कहा जाता है उच्च रक्तदाब। क्या नाम दिया इसको? उच्च रक्तदाब। मतलब दाब क्या हो गया है? बढ़ गया है, उच्च हो गया है। इसे ही नाम दिया है उच्च रक्तदाब। क्या बोल दिया है? उच्च रक्तदाब। इसका मुख्य जो कारण है वो मुख्य कारण है वसा का रक्त वाहिनी में जमाव। वसा का जमाव, फैट का जमाव रक्त वाहिनी में हो गया है। और ये जो पाइप है, इस पाइप के अंदर किसका जमाव हो गया है? वसा का। और जब वसा का जमाव पाइप के अंदर होने लगेगा तो पाइप क्या हो जाएगी? सकरी। पाइप क्या होने लगेगी? सकरी, क्योंकि इस पाइप पर किसका जमाव होने लग गया है? वसा का। और इसी के कारण रक्त दाब क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्योंकि हम फार्मूला जानते हैं, दाब एरिया के व्युत्क्रमानुपाती है। और जब क्रॉस सेक्शन एरिया, यहाँ पर ये पाइप क्या हो गई है? सकरी,
जमा होने से, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल घट गया, क्षेत्रफल घट गया तो दाब बढ़ जाएगा, उसी के कारण यह उच्च रक्तदाब हुआ। इसका प्रभाव कहाँ होता है? इसका अगर हम प्रभाव देखें तो ये प्रभाव करता है मस्तिष्क पर, मस्तिष्क पर प्रभाव, तथा मस्तिष्क पर प्रभाव, इसके अलावा वृक्क पर प्रभाव, और सबसे ज्यादा प्रभाव आता है हृदय, हृदय पर। मुख्यतः प्रभाव किस पर होगा? हृदय। इसके कारण हृदय पे सबसे ज्यादा प्रभाव आएगा, फिर प्रभाव जाएगा मस्तिष्क पे, और फिर प्रभाव जाएगा वृक्क या किडनी पर। तो ये तीन अंग इससे प्रभावित होंगे, उच्च रक्तदाब से, हाइपरटेंशन से, अत्यधिक तनाव की स्थिति से यह समस्या आने वाली है। कहाँ कहाँ आएगा प्रभाव? हृदय, हार्ट में प्रॉब्लम्स आएगी, हार्ट अटैक आ सकता है, कार्डियक अरेस्ट आ सकता है, मस्तिष्क पर प्रभाव होगा, और वृक्क पर भी क्या होगा? प्रभाव। तो ये पहली जो हमारी बीमारी थी, ये की थी उच्च रक्तदाब अति तनाव। चलो अगली हम परिसंचरण की विकृति ले रहे हैं, वो विकृति का नाम है अधधमनी रोग। कोरोनरी आर्टरी डिसीज, शॉर्ट में इसे नाम दिया है हमने कैड। क्या बोल दिया है? कैड, कोरोनरी आर्टरी डिसीज, कैड या हद धमनी रोग। और इसी को हम सामान्यतः रोग के नाम से जानते हैं, वो है एथेरोस्क्लेरोसिस। इस हद धमनी रोग का एक और नाम है, वो क्या है? एथेरोस्क्लेरोसिस। और इसमें क्या समस्या आ रही है इस रोग में? तो इसमें हृदय को जो धमनी रक्त प्रदान करती है, उसमें आई है विकृति। जो धमनी किसमें रक्त प्रदान करती है? हृदय। हृदय को देने वाली धमनी का नाम ही कोरोनरी आर्टरी है। उस कोरोनरी आर्टरी में क्या आई है? विकृति। कैसी विकृति आई है? तो यहां आया है कोरोनरी धमनी में कोरोनरी धमनी में जमाव हुआ है पदार्थ का। जमाव किसका है? वसा, कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम व ऊतक तंतु। इन तीन पदार्थ का क्या हुआ है? जमाव, और जिसके कारण अवकाशिका सक्रिय हो गई। अवकाशिका क्या हो गई है? सक्रिय। और इससे जो रोग होता है, जिसका नाम है, हमने क्या नाम दिया है? हद धमनी रोग। क्या बोला है इसको? हद धमनी रोग। एथेरोस्क्लेरोसिस भी कहा जाता है। हुआ यही है कि ये जो हृदय है हमारा, इस हृदय को रक्त पहुंचाने वाली जो धमनी है हमारी, वो कौन सी धमनी है? कोरोनरी धमनी। और इस कोरोनरी धमनी के अंदर पदार्थों का क्या हुआ है? जमाव।
ये पदार्थ का जमा हुआ है वसा, कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम, ऊतक तंतु, इन सब का क्या होने लग गया है, जमाव। इससे क्या नहीं हो पाता है, पर्याप्त जो है रक्त हृदय को नहीं मिल पाता है। क्यों? क्योंकि इस कोरोनरी धमनी में पदार्थ का क्या हो गया है, जमाव। तो इससे जो होने वाला रोग है उसका नाम है हद धमनी रोग। क्या नाम दिया उसको, हद धमनी रोग। चलो अगला रोग देखते हैं हम। अगला रोग है हमारा हदसूल या एंजाइना। इसका एक और नाम है एंजाइना पेक्टोरिस। दो नाम है इसके, हदसूल एंजाइना या एंजाइना पेक्टोरिस। तो हदसूल एंजाइना पेक्टोरिस में क्या होता है, तो इसमें रक्त का प्रवाह में क्या आता है, परिवर्तन। रक्त के प्रवाह में परिवर्तन, जिससे पर्याप्त ऑक्सीजन हृदय पेशी को नहीं मिल पाती। क्या होगा इसमें, रक्त का प्रवाह परिवर्तन हो रहा है, कभी ज्यादा कभी कम। इससे पर्याप्त ऑक्सीजन जो हृदय पेशी को चाहिए संकुचन और शिथिलन करने के लिए, वो पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। और जब पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी तो सीने में तीव्र दर्द होगा। क्या होने वाला है, सीने में तीव्र दर्द। सीने में तीव्र दर्द होगा, जिसको हम देसी भाषा में तो बोलते हैं दिल का दौरा पड़ना, हार्ट अटैक आना। पर ये हार्ट अटैक नहीं, ये क्या है, हदसूल एंजाइना। सीने में क्या आएगा, तीव्र दर्द आएगा। और ये किसी भी उम्र के व्यक्ति में, स्त्री या पुरुष, किसी भी उम्र में, स्त्री या पुरुष किसी भी उम्र में यह रोग हो सकता, लेकिन यह सामान्यतः होता है मध्य या बुढ़ापे। मध्य उम्र या बुढ़ापे में यह अधिकतर होता है। वैसे तो ये किसी भी उम्र में हो सकता है, स्त्री या पुरुष दोनों को हो सकता है। ऐसा नहीं कि पुरुष को होगा स्त्री को होगा, दोनों को ये रोग हो सकता है। इसका नाम था हदसूल या एंजाइना, जिसे हमने एक और नाम दिया है एंजाइना पेक्टोरिस। हो क्या रहा है, रक्त के प्रवाह में क्या हो रहा है, परिवर्तन, जिससे पर्याप्त ऑक्सीजन जो हद पेशियों को मिलना चाहिए, वो हद पेशियों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही। चलो अगली बीमारी है हदपात। चौथी बीमारी है हदपात, हार्ट फेलियर। अगली बीमारी कौन सी है हमारी, हदपात या हार्ट फेलियर। इसमें क्या हो रहा है, इस बीमारी में हो रहा है हृदय शरीर को पर्याप्त रक्त नहीं पहुंचा पाता है, जिससे हृदय काम करना बंद कर देता है।
हृदय शरीर को पर्याप्त रक्त नहीं पहुंचा पाता। जैसे ऐसा समझो कि 5 मंजिला बिल्डिंग है और छोटी 2 हॉर्स पावर की 1 हॉर्स पावर की मोटर लगा दी हमने, और वो 5 मंजिला बिल्डिंग में हम पानी चढ़ाने गए, तो वो 1-2 मंजिला तक बिल्डिंग तक तो पानी चढ़ा देगी, लेकिन 5 मंजिला बिल्डिंग पानी चढ़ा पाना संभव नहीं है। और अगर मोटर लगातार चलती रही तो वो मोटर खराब हो जाएगी। जैसे आपने देखा होगा, पानी की मोटर अगर खाली चला दो तो जल्दी खराब हो जाती है, अगर वो पानी दे और पानी में चले तो खराब नहीं होती। तो अगर शरीर को हृदय पर्याप्त रक्त नहीं पहुंचा पा रहा है, इसका मतलब हृदय पर कार्य बढ़ गया है, वर्क बढ़ गया, और हृदय फिर धीरे से काम करना क्या कर देगा, बंद। इसे कहा जाता है हृदपात या हार्ट फेल्योर। अगली बीमारी है हृदघात। अगली बीमारी क्या है, कार्डियक अरेस्ट, हृदघात। इस बीमारी में क्या हो रहा है, हृदय स्पंदन दर बंद हो गई। क्या हो गया है, हृदय स्पंदन दर क्या हो गई है, बंद। हार्ट बीट ही बंद हो गई, हृदय स्पंदन बंद हो गया, और उससे कहा जाता है कार्डियक अरेस्ट, हृदघात। व्यक्ति सीधा स्वर्ग निकल जाएगा इस बीमारी में। हार्ट फेल्योर में भी कहाँ जाएगा, स्वर्ग ही जाएगा। आखिरी बीमारी जो सबसे कॉमन है, जिसे हम कहते हैं दिल का दौरा पड़ना। दिल का दौरा या हार्ट अटैक। एक फेमस नाम जो हम लेते हैं, हार्ट अटैक या दिल का दौरा पड़ना। इस बीमारी में क्या हो रहा है, हृदपेशी को क्षति होती है। किसके कारण, अचानक रक्त प्रवाह में परिवर्तन। हृदपेशी को क्या हो जाती है, क्षति। किसके कारण, अचानक रक्त प्रवाह में क्या हो गया, परिवर्तन। कभी कम हो रहा है फिर बढ़ गया अचानक, फिर कम हो गया फिर बढ़ गया अचानक। जैसे लाइट घर के अंदर हम देखते हैं, वोल्टेज कम ज्यादा होता है, कभी कम धीमा है फिर बहुत ज्यादा हो गया, और ऐसे में देखते हैं बल्ब फ्यूज हो जाता है। वैसे ही हृदपेशी को क्या हो जाती है, क्षति, और इसी को हम नाम देते हैं हार्ट अटैक या दिल का दौरा। अचानक रक्त प्रवाह में क्या आ चुका है, परिवर्तन। ये सारी बीमारियां हमने देखी है, 6 बीमारियां हैं, और अब इनको हम टेली कर रहे हैं एनसीईआरटी से। परिसंचरण की विकृतियां, उच्च रक्तदाब, अति तनाव। रक्तदाब की अवस्था, सामान्य रक्तदाब होता है 120/80। अगर इससे mmHg से क्या हो जाए, प्रकुंचन पंपिंग दाब, और 80 क्या है, अनुशिथिलन। जो बताया मैंने, जो 120 है वो पंपिंग दाब, प्रकुंचन है निलय का, और 80 mmHg जो है वो क्या है, अनुशिथिलन, विराम काल है, रक्त दाब कहते हैं। इसे हमने क्या नाम दिया है, रक्त दाब। यदि किसी रक्त दाब बार बार मापने पर भी व्यक्ति का आ रहा है 140/90, मतलब क्या हो गया है, इससे अधिक हो गया है, तो वह अति तनाव की स्थिति में पहुंच चुका है। उच्च रक्तचाप हृदय की बीमारियों को जन्म देता है। किसकी बीमारियों को जन्म देता है, हृदय की बीमारियां। वही कौन कौन सी थी हमारी, कार्डियक अरेस्ट अभी देखा हमने, हृदपात, हृदघात, दिल का दौरा, ये सब एंजाइना, ये सब इनसे होता है। तथा अन्य अंग जैसे मस्तिष्क और वृक्क अंगों को भी क्या करता है, प्रभावित करता है। इनको भी प्रभावित करता है, हृदय की बीमारियां होती है इससे, मस्तिष्क और वृक्क को भी क्या करता है, प्रभावित। चलो अगला हम देखें, यहाँ के बाद अगला विकृति,
केड। हद धमनी रोग केड, इसे प्रायः एथेरोकंठिया एथेरोस्क्लेरोसिस भी के रूप में भी संदर्भित किया जाता है। हृदय पेशी को रक्त की आपूर्ति करने वाली वाहिनी प्रभावित होती है। हृदय पेशी को रक्त की वाहिनी आपूर्ति करती है, उसका नाम है कोरोनरी आर्टरी, प्रभावित होती है। यह बीमारी धमनियों के अंदर कैल्शियम का जमाव, वसा व रेशीय ऊतकों के क्या होने से होती है, जमाव, जिससे धमनी की अवकाशिका सक्रिय हो जाती है, जिससे पर्याप्त रक्त नहीं पहुंच पाता हृदय को, जो बताया मैंने। अगला है हदसुल एंजाइना, कहा जाता है एंजाइना पेक्टोरिस। क्या बोला है इसमें, हद पेशी में जब पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं में पहुंचती, सीने में क्या होता है, तीव्र दर्द। और जो एंजाइना हदसुल की पहचान है, हदसुल स्त्री या पुरुष दोनों में, एक में नहीं, स्त्री और पुरुष दोनों में होता है और किसी भी उम्र में हो सकता है। उम्र की पाबंदी नहीं है, किसी भी उम्र में हो सकता, बच्चे, युवा, वृद्ध, किसी में भी हो सकता, लेकिन मध्य अवस्था और वृद्धावस्था में ये सामान्य होता है, ज्यादा होता है। किस किस में, मध्य अवस्था और वृद्धावस्था में। यह अवस्था रक्त बहाव को प्रभावित होने से होती है, और ये होता काई के कारण है, रक्त बहाव में परिवर्तन होना, रक्त का बहाव कम हो गया है और परिवर्तन हो गया है, जिससे हो रहा है ऐसा। अगली बीमारी जो है हमारी हदपात, हार्ट फेलियर हदपात, वह अवस्था जिसमें हृदय शरीर के विभिन्न भागों में आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त आपूर्ति नहीं कर पाता। कौन नहीं कर पा रहा है, हृदय। इसको कभी कभी संकुलित हदपात भी कहा जाता है। हार्ट फेलियर वाले को संकुलित हदपात भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें फुफ्फुस लंग्स संकुलित हो जाता है, सिकुड़ जाता है। इस बीमारी जाना भी इस बीमारी का प्रमुख लक्षण है। संकुलित हदपात भी कहा है हदपात को, क्यों, क्योंकि इसमें लंग्स जो है वो सिकुड़ जाता, संकुलित हो जाता है। अगला है हदपात ठीक हदघात की भांति है। हदघात की भांति है जहां हदघात में हृदय की धड़कन बंद हो जाती है। हदघात में हृदय की धड़कन, हार्ट बीट क्या हो जाएगी, बंद। जबकि हदपात में हृदय पेशी को रक्त आपूर्ति अचानक अपर्याप्त हो जाने से यकायक क्षति पहुंचती है। हदपात जो है उसमें हृदय पेशी को रक्त आपूर्ति अचानक अपर्याप्त हो जाने से होती है। मतलब ये दिल का जो दौरा पड़ता है, इसमें इस तरह की चीजें होती है। ये दिल का दौरा पड़ना है, यहां इन्होंने गलत दिया है, ये हार्ट अटैक है, हार्ट अटैक है, दिल का दौरा। ये हदपात हार्ट फेलियर है, ये अलग है। ये हदपात दिया, हदपात नहीं है, यहाँ पर दिल का दौरा है, हार्ट अटैक, इसने मिस्टेक की है यहाँ पर। ठीक है, तो हार्ट अटैक में हृदय पेशी को रक्त आपूर्ति अचानक अपर्याप्त हो जाने से यकायक क्षति क्या होती है, पहुंचती है, और इसे कहा जाता है हार्ट अटैक। ये सारी बीमारियां अब हमने देख ली है। ये चैप्टर क्या हो गया है, समाप्त। ये चैप्टर क्या हुआ है, समाप्त। चलो अब हम अगले चैप्टर में मिलेंगे। अगले चैप्टर में फिर हम मिलेंगे यहाँ पर।